हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। और देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किया था। और ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है या टेम्परेचर चेंज होने पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स है, जैसे हमने पढ़ा था भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सब्सटेंस, उसको हम क्या बुलाते हैं? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। लिक्विड से गैस के अंदर, जिसको हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन। गैस से फिर लिक्विड के अंदर कंडेंसेशन, और लिक्विड से फिर सॉलिड के अंदर फ्रीजिंग। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का ही पार्ट है लेटेंट हीट। तो देखिए लेटेंट हीट क्या होता है? जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन, मतलब कि छुपी हुई, और हीट का मतलब एनर्जी, यानी कि छुपी हुई एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। सो अगर एक बार को मैं इसको डिफाइन करूं तो लेटेंट हीट क्या होता है? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of substance, without changing टेम्परेचर। मतलब कि ऐसी हीट जो किसी सब्सटेंस को दी जाती है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है, और उसके टेम्परेचर को ये चेंज नहीं करती है। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है इस हीट की वजह से। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ऑर्डिनरी हम क्या देखते हैं कि भाई किसी भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम पानी गर्म कर रहे हैं, वाटर है हमारे पास में, ठीक है, आप इसको गर्म कर रहे हो। अब जब आपने बर्नर ऑन किया गैस का तो क्या हुआ? जैसे आप वाटर को हीट करना शुरू करोगे, पानी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और पानी का टेम्परेचर कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि वो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू ना हो जाए। अब हमें पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज होगा ना, इंक्रीज होगा जब हम उसको हीट करेंगे तो। ठीक है, पर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आकर के वाटर अपनी स्टेट चेंज कर लेता है, मतलब वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है। तो आफ्टर दिस 100 डिग्री सेल्सियस, एक बार जब पानी के वेपर्स बनने शुरू हो गए और फिर भी आप उस पानी को गर्म कर रहे हो तो पानी का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो टेम्परेचर नहीं जा सकता है ना पानी का। तो 100 डिग्री से ऊपर कैसे जाएगा? 100 पे तो स्टेट ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ ये जो कॉन्टिन्यूअस जो हीटिंग हम उसके बाद जब वेपर्स बनने शुरू हो गए और उसके बाद भी हम कॉन्टिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, तो वो जो हीट है उसको हम क्या बुलाते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बुलाते हैं, क्योंकि वो हीट अब पानी के टेम्परेचर को तो चेंज नहीं कर रही है ना, 100 से ऊपर टेम्परेचर जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लगातार हीट करे जा रहे हैं पानी को। अब आप देखते हो कि शुरू में जब पानी बॉईल होना शुरू होता है तो थोड़े थोड़े वेपर्स बनते हैं, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूअसली हम उसको हीट किए जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वेपर्स ज्यादा से ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली हीट करोगे तो वेपर्स और ज्यादा वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो उस हीट को जो हम लगातार दे रहे हैं और जो टेम्परेचर को इंक्रीज भी नहीं कर रही है, उसको हम क्या बुला रहे हैं? लेटेंट हीट बुला रहे हैं। ठीक है, और इस लेटेंट हीट का एक्चुअल में काम क्या होता है? पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना किसका काम होता है? लेटेंट हीट का। अब हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स में होता है। अब उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो कम हीट देनी पड़ेगी उनको। सिमिलरली गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है,
तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट हम देते हैं, ताकि जो पार्टिकल है, जो सब्सटेंस है, उसकी क्या हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम क्या बुलाते हैं, लेटेंट हीट बुलाते हैं। अब लेटेंट हीट जो है ये दो तरह की होती है। वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बुलाते हैं, हमने पढ़ा था, तो इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। और सेकंड क्या है हमारे पास में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन को हम क्या बुलाते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग भी बुलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली देखते हैं कि क्या होता है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन कब होता है, जब कोई सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब सॉलिड स्टेट कन्वर्ट होती है इनटू लिक्विड स्टेट। तो वो जो हीट हम सॉलिड को देते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली जब स्टेट चेंज होती है लिक्विड से और गैस के अंदर, तो लिक्विड को जो हीट दी जाती है उसको हम क्या बुलाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखिए हम इसको कैसे समझते हैं, हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट, हम बोल सकते हैं क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, heat energy required to convert the amount of heat energy in joules, in joules, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो जूल्स के अंदर जो हमको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है हमको, क्या कन्वर्ट करना है हमको, जूल्स, हीट एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। तो जो हीट एनर्जी है, यानी कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो हमको हीट किस में चाहिए, जूल्स में चाहिए। टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है हमें, 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन लिक्विड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। देखिए इसको समझते हैं, यानी हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ हीट, हमको हीट की जरूरत है किसमें, जूल्स के अंदर, जो हमको चाहिए। और क्या कन्वर्ट करना है हमें, 1 किलोग्राम सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और हमको टेम्परेचर जो है वो चेंज, हमको नहीं, मतलब हीट जो है वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी। सिमिलरली अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करते हैं तो देखिए डेफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लिटिल बिट। ये भी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल्स टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करना हमें किसमें, स्टेट चेंज हो रही ना, गैस या स्टेट के अंदर या वेपर के अंदर, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इनटू गैस, और वी कैन से वेपर, गैस या वेपर के अंदर चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। यहां पर भी हीट जो है, लेटेंट हीट की हम बात कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती है। देखिए दोनों को हम एक एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बीकर के अंदर मैंने लिया है क्रश्ड आइस, बिकॉज आइस इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, अब आइस के जो हमारे पास में टुकड़े हैं, इनको हमें कंप्लीटली कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर,
लिक्विड वाटर में बदलना है। ठीक है, अब ऐसे हम ऑर्डिनरी रखते हैं तो हमें नहीं पता चल पाएगा, तो हम क्या करते हैं, आइस के जो पार्टिकल्स हैं इनको हीट करना शुरू करते हैं, बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज और याद रखनी है कि वाटर का आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है बोथ फॉर्म। सो नाउ 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर जहां पे वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म के अंदर भी। सॉलिड और लिक्विड बोथ फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। ठीक है, अब अगर हम थर्मामीटर लेकर के टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और इस आइस से जो वाटर बन रहा है, हम देखिए कॉन्टिन्यूअसली इस आइस को हीट भी कर रहे हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब तक के आइस के सारे पार्टिकल्स या सारे के सारे टुकड़े, हम कहेंगे जितने भी यहाँ पे हमारे पास आइस के बर्फ के टुकड़े हैं, वो जब तक पूरा कंप्लीटली वाटर के अंदर चेंज नहीं हो जाए तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी इस वाटर का टेम्परेचर भी अगर हम मेजर करें तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, अब एक बार को जब ये आइस पूरी तरह वाटर में चेंज हो गई है, अब अगर आप इसको कंटिन्यूअसली हीट करोगे तो फिर ये वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बट जब तक कि पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती है, पिघल नहीं जाती है, वाटर नहीं बनाती, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जबकि कॉन्टिन्यूअसली हम आइस को हीट भी कर रहे हैं, तो फिर ये जो हीट है जो हम आइस को दे रहे हैं, ये कहाँ जा रही है या क्या काम कर रही है, तो ये जो हीट हम इस आइस को दे रहे हैं इसी को हम क्या बुलाते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि इस हीट का काम क्या है कि भाई देखिए आइस क्या थी, सॉलिड, और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, मतलब कि इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन आइस के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन तोड़ रही है, ये हीट जो हम लगातार दे रहे हैं। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी तो ये दूर दूर होंगे, और ये किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड के अंदर, क्योंकि हमें पता है लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि सॉलिड में होता है। ठीक है, तो इसको हम बुलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि 1 किलोग्राम आइस को, 1 kg ऑफ आइस को कंप्लीटली वाटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें देनी पड़ती है 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल, इतने जूल एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब इतनी हीट हमको आइस को देनी पड़ेगी, तब 1 kg आइस कंप्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि हम जैसे इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि हमको हीट एनर्जी चाहिए जूल्स के अंदर, जो हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर या फिर हम आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितनी होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। पर केजी से मतलब 1 kg आइस को कन्वर्ट करने के लिए हमको इतने जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, तभी वो सॉलिड आइस लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है अब जो लेटेंट हीट या कॉन्टिन्यूअसली जो हीट हम दे रहे हैं पार्टिकल्स को, वो हीट कहाँ पे जा रही है, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है। ठीक है, दूसरा हमको क्या याद रखना है कि लेटेंट हीट जो है वो कभी भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज पार्टिकल्स की नहीं होती है, और ना ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एंड टेम्परेचर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों ही इंक्रीज नहीं होते हैं लेटेंट हीट से। लेटेंट हीट का सिर्फ एक ही काम है कि पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना, ताकि वो पार्टिकल्स स्टेट चेंज कर सके, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सके। यहाँ स्टेट से अब मेरा मीनिंग है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस के अंदर। ठीक है,
दूसरी एक जो चीज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, देखिए अभी मैंने कहा कि सॉलिड यानी कि मैं आइस की बात कर रही हूं को लिक्विड यानी कि वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल इतनी हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका अगर हम रिवर्स करें उल्टा, यानी कि जो लिक्विड वाटर है इसको हमें सॉलिड आइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो देखिए आइस में से हमने इतनी हीट आइस को दी है तब वो वाटर में चेंज हुआ है। तो अगर वाटर में से हम इतनी हीट निकाल लें तो वापिस से वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हमें लिक्विड वाटर से सॉलिड आइस बनाना है तो वो जो लिक्विड वाटर है उसको इतनी हीट यानी 3.34 इंटू 10⁵ जूल जो हीट है, जो एनर्जी है वो लूज करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी पार्टिकल्स को, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स जब इस हीट को लूज करेंगे तो लूज करके ये क्या आ जाएंगे, कम क्लोजर, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, और ये जो लिक्विड वाटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड आइस के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने देखा होगा कि कूलिंग पर्पज के लिए किसी भी सब्सटेंस को अगर कूल करना है, ठंडा करना है, तो उसके लिए आइस को बेस्ट ऑप्शन माना जाता है एज कंपेयर टू आइस कोल्ड वाटर। यानी उसी बर्फ का जो पानी है उस पानी के कंपैरिजन में आइस को ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें ठंडा करना है तो आइस क्या करेगी, आइस को मेल्ट होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए। तो आइस उस सब्सटेंस से 3.34 इंटू 10⁵ जूल इतनी हीट उस सब्सटेंस से निकाल लेगी, और निकाल लेगी तो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जबकि अगर हम आइस कोल्ड वाटर की बात करें तो ये वाटर तो ऑलरेडी इतनी हीट लेकर के वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो वाटर कोई हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए आइस कोल्ड वाटर सब्सटेंसेस को कूल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, देखिए हमारे एक हाथ पे आइस और एक हाथ पे आइस कोल्ड वाटर हो तो हमें ज्यादा ठंडा किस में फील होता है, आइस वाले हाथ पे। ठीक है, क्यों फील होगा, क्योंकि आइस हमारे हाथ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेगी मेल्ट होने के लिए, जो कि इतनी अमाउंट में एनर्जी हमारे हाथ से लूज कर लेगी, इसलिए हमारे हाथ को ज्यादा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम है ये भी। वेपराइजेशन क्या होती है, भाई हम पानी को कॉन्टिन्यूअसली गर्म कर रहे हैं। अब पानी का टेम्परेचर कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि ये पहुंच ना जाए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या कौन सा टेम्परेचर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसपे वाटर की स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड से गैस के अंदर। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको गर्म किया है तो टेम्परेचर चेंज होगा। आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस आप कॉन्टिन्यूअसली इस पानी को गर्म कर रहे हो तो पानी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ज्यादा वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब लिक्विड से और गैसियस स्टेट के अंदर ये वेपर्स चले जाएंगे। और कॉन्टिन्यूअसली आप हीट कर रहे हो तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और उन पार्टिकल्स को क्या कर देगी, दूर दूर। यानी गैसियस पार्टिकल्स, वेपर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होता है या कम होता है। ठीक है, सिमिलरली ऑब्जर्व किया गया है बाय एक्सपेरिमेंट्स कि 1 kg वाटर को कंप्लीटली वेपर्स या गैस के अंदर कन्वर्ट होने के लिए जो हीट की जरूरत होती है, दैट इज 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम वाटर को कंप्लीटली गैस या वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो वाटर गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी कि हमने बात की कि वाटर को जब हम इतनी हीट देते हैं तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है स्टीम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो हमारा है उसका टेम्परेचर तो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारी स्टीम है यानी भाप है या भी कैसे वेपर्स हैं वाटर के जो बन रहे हैं, उनका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही, जिसपे स्टेट चेंज हुई है। साथ ही साथ उन्होंने क्या ली है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये इतनी हीट इनके पास में क्या होती है,
एक्स्ट्रा होती है स्टीम के पास में, ठीक है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो बर्न होता है, जो हाथ या कोई भी बॉडी पार्ट को बर्निंग हो जाती है, तो वाटर जो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो लेस हार्मफुल होता है बजाय के स्टीम के। यानी जो स्टीम की बर्निंग होती है वो ज्यादा हार्मफुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि स्टीम से जब बर्न होता है बॉडी पार्ट, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ इतनी एक्स्ट्रा हीट देता है बॉडी को, और वाटर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करते हैं। क्लियर है? अब इसका रिवर्स अगर हम देखें, देखिए इसके रिवर्स में हमने बात की थी कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स चाहिए। इतनी हीट अगर लिक्विड लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अभी यहां पे अगर हम बात करें कि भाई वाटर है, इसको गैस में कन्वर्ट होने के लिए, यानी गैस से मेरा मतलब वेपर्स या वी कैन से स्टीम, भाप से है, तो वाटर को कितनी हीट चाहिए थी? 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इतनी हीट वाटर ने ली तब ये स्टीम के अंदर चेंज हुआ। अब ये जो स्टीम है, यानी ये जो वेपर्स हैं, इनको जब हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो गैस के इन पार्टिकल्स को इतनी हीट 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल हीट लूज करनी होगी, रिलीज करनी होगी, तब ये गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स में चेंज होंगे, कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो कई बार ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। एक तो ये कि कूलिंग पर्पस के लिए आइस को बेस्ट माना जाता है एज कंपेयर टू आइस कोल्ड वाटर। तो उसका रीजन हमको क्या देना है कि आइस क्या एब्जॉर्ब कर लेती है सब्सटेंस से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी अमाउंट कितनी होती है? 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। सिमिलरली अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बर्निंग होती है वो इन केस ऑफ स्टीम ज्यादा सीवर होती है, ज्यादा हार्मफुल होती है बजाय के हॉट वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, तो उसका रीजन हमको क्या देना है कि स्टीम जो होती है उसके पास में क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो तो होता ही होता है, क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट था जहां पे उसने स्टेट चेंज की है। और साथ ही साथ उसके पास में क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जिसकी अमाउंट कितनी होती है? 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स होती है। ठीक है, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, विच इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके। उसके बाद में हमारे पास में एक छोटी सी चीज आती है, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ऑलमोस्ट हमारे पास मोस्टली हम जब सब्सटेंसेस को देखते हैं तो जब वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं तो पहले वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं, देन वो गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम रिवर्स करें, किसी गैस को कूल करते हैं तो पहले वो लिक्विड में आती है, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आती है। ठीक, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो सीधा सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू ए गैस एंड गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड, उसको हम क्या बुलाते हैं? सब्लिमेशन बुलाते हैं, जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और आपकी जो गैस है वो भी लिक्विड स्टेट में नहीं आती बल्कि डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब दोनों ही देखिए, सॉलिड से गैस बनना भी सब्लिमेशन कहलाएगा, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना ये भी सब्लिमेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आपको जो डिफरेंस याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस सॉलिड को हम सबलाइम बुलाते हैं। जब सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सबलाइम। और जब गैस कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर तो उस सॉलिड को हम बुलाते हैं सब्लिमेट। क्या बुलाएंगे? सब्लिमेट। ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब कुछ एक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ से अगर बात करें तो नेफ्थलीन की बॉल्स आपने देखी है, कपूर की गोलियां जो हम कपड़ों में डालते हैं। ठीक है, विंटर्स या सिंथेटिक क्लॉथ्स के अंदर मोथ या बैक्टीरिया से बचाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो नेफ्थलीन बॉल्स है ना, वो टाइम के साथ में डिसअपियर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, और उनका कोई रेजिड्यू भी नहीं बचता है। ठीक है,
तो एक्चुअल में क्या होता है नेप्थलीन बॉल्स के साथ में कि नेप्थलीन बॉल्स जो है ना वो सब्लिमेशन उनके अंदर होता है, ठीक है। और सब्लिमेशन का मतलब नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है, सॉलिड होती हैं और ये सॉलिड से सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, गैस के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, सब्लिमेशन बुलाते हैं। एग्जाम्पल्स सिर्फ कुछ ही कंपाउंड होते हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे कि नेप्थलीन है, ठीक है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, so these are some examples of compounds, we can say substances which shows sublimation. sublimation का एक एग्जाम्पल ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सॉलिड CO2, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम क्या बुलाते हैं, ड्राई आइस। और सॉलिड CO2 जो है ये डायरेक्ट गैस के अंदर यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके अंदर ये चेंज हो जाता है, तो ये भी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो जो तीनों हमारी स्टेट्स हैं दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर हम दिखाएं या शो करें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर और सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस के अंदर भी, सिमिलरली गैस लिक्विड के अंदर, लिक्विड सॉलिड के अंदर, ठीक है। चलिए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, फ्यूजन। लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हम बुला रहे हैं उसको क्या, फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन या बॉइलिंग कुछ भी बुला सकते हैं। गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर, उसको हम क्या बुलाते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। सिमिलरली सॉलिड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन, और अगर गैस लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसको भी हम क्या बुलाते हैं, सब्लिमेशन। तो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो कि कौन किस प्रोसेस से किस स्टेट के अंदर चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर करेंगे।